हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, यानी तत्क्षणिक वेग और तत्क्षणिक चाल क्या होता है। हमने इसका फॉर्मूला देखा था, इस कॉन्सेप्ट को समझा था। साथ ही साथ हमने इसके बेस में एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अब अगर हम त्वरण के बारे में बात करें तो हम ये जानते हैं, या आपने ये जो प्रीवियस क्लासेस हैं, क्लास 9th है, उसमें आपने त्वरण को पढ़ा है, एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात कब आती है? हम ये जानते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में होती है। किसमें होती है? यूनिफॉर्म मोशन में, यानी एक समान गति में। ठीक है, किसमें होती है? एक समान गति में जब होती है तो क्या होता है, हम ये जानते हैं कि एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन में वस्तु जो है एक ही वेग से चलती है, यानी बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है। अब इस केस में हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी है, यानी जो वेग है, ठीक है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, एक समान गति में जो वेग में परिवर्तन होता है वो 0 होता है, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? बराबर है, बराबर समय अंतर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कि एक वाहन है जो एक बिंदु से चलना शुरू करता है। अब क्या होता है, इस ए बिंदु से वो चलना शुरू करता है, ठीक है, बी बिंदु पे पहुंचता है, जहां पर पहुंचने पर जो है, जहां पर पहुंचने पर जो उसका टाइम है, ठीक है, जो उसे समय लगता है वो 2 घंटे लगते हैं। और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी उसका जो विस्थापन है, वो कितना है? उसका जो विस्थापन है वो उसका 20 किलोमीटर है। अब क्या होता है, वो बी से सी की ओर जाता है। यहाँ पर जाने पर भी उसे 2 घंटे लगते हैं, जिसमें वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वो सी से डी पे जाता है, यहाँ पर भी उसे 2 घंटे लगते हैं और 20 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। नेक्स्ट डी से जब वो ई बिंदु पे जाता है तब भी क्या होता है, उसका जो विस्थापन है वो 20 किलोमीटर है और टाइम कितना है? 2 घंटा। अगर हम इस केस में वेलोसिटी की बात करें, यानी वेग की बात करें, हर एक केस में, यानी ए से बी या बी से सी से डी, डी से ई में जाने में हर समय अंतराल में जो इसकी वेलोसिटी यानी वेग आएगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे विस्थापन भी बराबर है और विस्थापन में लगा गया समय भी बराबर है। तो ये क्या है? आपकी एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बात करें वेलोसिटी की, हर केस में वेलोसिटी क्या है? बराबर है। अगर हम वेलोसिटी का जो है चेंज देखें, ठीक है, समय के साथ वेलोसिटी में चेंज देखें, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है ये अगर हम समझें, तो आप ये देख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन कितना आएगा। मान लीजिए ये v1 वेग है और यहाँ पे b से c पे क्या हो रहा है? v2 वेग। दोनों कितना है? v1 भी v2 भी दोनों बराबर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, वेग की त्वरण की बात कर रहे हैं, तो ये आपका v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें समय अंतराल 2 घंटा है, तो 2 घंटे में जो वेग में परिवर्तन आ रहा है वो कितना है? 10 माइनस 10 यानी 0।
यानी जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, इस केस में एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की तो वो क्या होता है, जीरो होता है। वही जब हम असमान गति की बात करते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आप ये जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बराबर समय अंतराल में अलग अलग दूरी जो है दूरी तय की जाती है, या हम ये कह सकते हैं हर समय अंतराल में जो वेग है वो अलग अलग होता है। मान लीजिए एक वस्तु चली और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, और जो उसका अंतिम वेग है वो कितना है, 3 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे जो समय अंतराल है, टाइम पीरियड जो है वो आप मान लीजिए वो है आपका t1, जो टाइम है वो आपका कितना है, 2 सेकेंड, और t2 कितना है आपका, 3 सेकेंड। अब इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन आएगा यानी त्वरण आएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t, यानी 3 माइनस 2 बटा 3 माइनस 2 यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असमान गति में क्या होता है, वेग अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग होते हैं, जिस कारण क्या होता है, जो वेग है वेग में परिवर्तन होता है। और जब हम वेग में परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक है, वेग में परिवर्तन की बात करते हैं किसी समय अंतराल में या किसी टाइम पीरियड में, तो इसी को हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी वस्तु है उसके वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि उसके वेग कितना तेज या कम हो, ठीक है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म मोशन में 0 होता है, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक्सेलरेशन जो है अदर देन 0 होता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब एक्सेलरेशन क्या है, वेग में परिवर्तन की जो दर, ठीक है। अगर हम बात करें कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है, तो यहाँ पर जो हमारा त्वरण होता है ये भी क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि का अर्थ क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। आपका जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है उसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अगर हम इसके जो है एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो विमेय सूत्र है वो m0L1T-2 होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या लिखना है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, the rate at which velocity changes is called acceleration, यानी जिस दर से वेग में परिवर्तन आता है उसे त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु के समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो उसमें त्वरण हो रहा है। यानी अगर हम बात करें किसी वस्तु की और उस वस्तु में क्या हो रहा है, टाइम के साथ, समय के साथ क्या हो रहा है, वेग में बदलाव आ रहा है, ठीक है। समय के साथ वेग में बदलाव आ रहा है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में हम ये कहते हैं कि जो वस्तु है वो किसमें है, एक्सेलरेशन में है, यानी वो त्वरण में है या वो त्वरित है, ठीक है। वो त्वरित गति कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, ठीक है। कहीं कहीं त्वरण की शॉर्ट परिभाषा है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो यानी
किसी कोई वस्तु है उसके वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू change in velocity upon टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। ठीक है, त्वरण में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसलिए इसे सदिश राशि कहा जाता है। यानी जो त्वरण है उसका मैग्नीट्यूड भी है, यानी आप उसे नंबर्स में बता सकते हो। ठीक है, 2, 3, 4, 7। ठीक, दिशा भी है यानी डायरेक्शन भी। डायरेक्शन के कारण ही क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दिशा होती है। यानी अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो त्वरण है वो क्या है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन की दर। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की यानी त्वरण की, तो त्वरण की दिशा वही होती है जिस दिशा में वेग में परिवर्तन हो रहा। ठीक है, जिस दिशा में वेग में परिवर्तन होता है वही क्या होती है, वही आपकी एक्सेलरेशन की दिशा होती है। यानी जो वेग की दिशा है वही एक्सेलरेशन की दिशा है। त्वरण का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला m0L1T-2 होता है। तो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन की आपकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, और हमने क्या पढ़ा उसकी एसआई यूनिट। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, यानी औसत त्वरण की। औसत त्वरण यानी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। अब अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन यानी औसत त्वरण की बात करें तो कोई समय अंतराल है उसमें जो चेंज हो रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी औसत त्वरण कहते हैं। द एवरेज एक्सेलरेशन ए over a time period is defined as the change of velocity divided by the time interval। यानी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है किसी समय अंतराल में, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, उसी को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी एवरेज एक्सेलरेशन यानी जो आपका औसत त्वरण है वो क्या है, वो है आपका वेग में परिवर्तन बटा समय अंतर। ठीक है, जब किसी वस्तु को वेग समय के सापेक्ष बदलता है तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण हो रहा। ठीक है, यानी जो वस्तु है, वस्तु में क्या होता है, समय के जो सापेक्ष है, अगर समय के सापेक्ष क्या होता है, त्वरण में बदलाव आता है, वेग में बदलाव आता है समय के सापेक्ष, तो हम क्या कहते हैं कि उस वस्तु में त्वरण है। वेग में परिवर्तन तत्संबंध समय अंतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं। वहीं जब हम औसत त्वरण की बात करते हैं तो औसत त्वरण क्या है, औसत त्वरण जो है वेग में परिवर्तन और उससे संबंधित जो समय अंतराल है, जो उससे संबंधित टाइम इंटरवल है, उसको हम औसत त्वरण कहते हैं और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल जो त्वरण होता है वो क्या है,
समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। और जब हम औसत त्वरण की बात करते हैं तो औसत त्वरण यानी एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? वेग में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसके सापेक्ष क्या है? कोई समय अंतराल, यानी किसी समय अंतराल में, किसी टाइम पीरियड में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम औसत त्वरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी तत्क्षणिक वेग और तत्क्षणिक चाल की, तो जिसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि किसी क्षण या किसी पॉइंट पे जो आपका समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ जो है आपके जो दूरी में परिवर्तन होता है उसे हम तत्क्षणिक चाल कहते हैं, और समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम तत्क्षणिक वेग कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक टर्म है जिसे हम क्षण कहते हैं, यानी इंस्टेंट। इंस्टेंट यानी एकदम, एक छोटे से टाइम इंटरवल। अब इसी तरीके से अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें यानी तत्क्षणिक त्वरण की बात करें, तो तत्क्षणिक त्वरण क्या होता है? बेसिकली ये भी क्या है? ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन हो रहा है और जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, किसी समय अंतराल के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो ये समय अंतराल है ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यानी ये बेहद छोटा है। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम जो टाइम इंटरवल लेते हैं वो बहुत छोटा होता है, बहुत माइन्यूट होता है, और जब हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें भी हम क्या करते हैं? जैसे तत्क्षणिक वेग की हमने बात की थी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस बिंदु पर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है उस बिंदु से जो टेंजेंट निकलता है, टेंजेंट का जो आपका स्लोप होता है वही आपको क्या देता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये आपका किसमें मिलता है? वीटी ग्राफ में। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ग्राफ की बात करें, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया? तत्क्षणिक त्वरण, किसी क्षण पर गति में जो त्वरण हो रहा है या गति में जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है किसी क्षण पर, उसी को हम तत्क्षणिक त्वरण यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका डेल टी होता है वो क्या होता है? 0 के तरफ जा रहा होता है, यानी टेंड्स टू 0, यानी बेहद कम। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो आई होप आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। किसी एक क्षण पर जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम तत्क्षणिक त्वरण कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका तत्क्षणिक त्वरण है उसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं? लिमिट ऑफ डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, या आप इसे लिख सकते हैं dv अपॉन dt। ठीक है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो जब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, त्वरण के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो त्वरण होता है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 का केस कौन सा है आपका? यूनिफॉर्म मोशन का, यानी एक समान गति। जब हम यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति की बात करते हैं तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, जब हमने एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में, एक समान गति के केस में क्या होता है? जो आपका एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है या एवरेज स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो आपके वास्तविक जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसके बराबर होती है। या अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो जो एवरेज स्पीड होती है, वास्तविक वेग जो होता है, वो जो आपका
औसत वेग है वो वास्तविक वेग के बराबर होता है, ये हमने देखा था। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर एक समय अंतराल में जो दूरी तय की गई या जो विस्थापन होता है वो कैसा होता है, आपका सेम होता है, बराबर। तो इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ए आपका 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए टाइम t1, देखिए टाइम t1 में, ठीक है, जो समय अंतराल है 1 सेकेंड है, यहाँ पर जो v है वो कितना है, 2। इसी तरीके से टाइम t2 पर v2 क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप यहाँ पे अगर देखें एक्सेलरेशन को, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 आपका एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। तो v2 माइनस v1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 अपॉन नीचे 1 माइनस, ठीक है, या जो आपका समय अंतराल है वो कितना है आपका, 1 सेकेंड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है वो 0 आ रहा है, क्योंकि जो आपका वेलोसिटी है वो क्या है, वो सेम, वेग क्या है, बराबर है। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। और आपने इसका ग्राफ भी पढ़ा है, इसका ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, और इस केस में ए जो है यानी एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है, त्वरण क्या होता है, 0 होता है। अब हम बात करते हैं कि हमने ये कहा था कि जो आपका वेग है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, और इसी की दिशा के अनुसार ही एक्सेलरेशन भी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव का अर्थ ये है कि समय के साथ वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि जो वेग है वो कम होता जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि समय के साथ वेग कम हो रहा है, जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव होगा। कैसे, मान लीजिए पहले 1 सेकंड में जो वेलोसिटी थी यानी वेग जो था वो मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड था, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। और कैसा आ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेग घटता जा रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, आपका जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये जो है वेग में परिवर्तन की दर है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपका नेगेटिव है। वहीं अगर हम बात करें अगले केस की, जिसमें क्या होता है, पहले वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है या 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती है, फिर वो 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है और क्या हो रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी आपका जो त्वरण है वो कैसा हो गया, धनात्मक, ठीक है। और ये जो दोनों केसेस हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यानी असमान गति की। तो असमान गति में क्या होता है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं की जाती। आप देख सकते हैं 1-1 सेकंड के समय अंतराल में, एक में 4, 3, 2 और दूसरे में 2, 3, 4 मीटर की दूरी तय की जाए। और इन केसेस में आप देख सकते हैं कि पहले केस में जो एक्सेलरेशन है वो आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि v2 माइनस v1 आपका क्या आ रहा है, -1, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया। वहीं सेकंड केस में, ठीक है, जो वेग में परिवर्तन आ रहा है 3 माइनस 2 1 आ रहा है, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है यानी धनात्मक संख्या, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, जो आपके ग्राफ होते हैं उसका शेप होता है, ठीक है, उसका शेप होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 ग्राफ है। तो हमने सी ग्राफ के बारे में पढ़ लिया, जहाँ पे आपको एक जो है एक्सेलरेशन जहाँ 0 होगा वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, और उसका ग्राफ आपने देखा है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है।
वहीं जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो इसमें आपके पास कर्व हो। अब अगर ये कर्व जो है बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें आपको बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, ठीक है, एक्सटी ग्राफ में जो कर्व है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है, तो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। वही अगर आपको ग्राफ में, ठीक है, जो है आपका जो ग्राफ है वो कर्व है और घट रहा है, ठीक है, यानी नीचे की ओर जा रहा है, तो इस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव आपको दिखाई, ठीक है, घटता हुआ लगेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एक्सेलरेशन आर शोन। इसी प्रकार से त्वरण संबंधित ग्राफों को चित्रों में दर्शाया गया। तो ये क्या है, आपका स्थिति समय ग्राफ है, ठीक है। तो ए क्या दर्शा रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, बी दिखा रहा है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन को, और सी दिखा रहा है जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है, सॉरी, पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ है, जो कि आपकी एक्सेलरेशन को दर्शा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया, आप इसे नोट करें। तो बच्चों यहाँ पर हमने अभी जो ग्राफ पढ़ा वो आपका स्थिति समय ग्राफ था, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। आप देख सकते हैं एक्स अक्ष में समय दर्शाया गया है और वाई अक्ष में पोजीशन यानी स्थिति या डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, यानी वेग समय ग्राफ की, ठीक है। गति के लिए वेग समय ग्राफ की हम बात करते हैं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्स अक्ष में तो समय दर्शाया जाएगा, लेकिन वाई अक्ष में जो है वेलोसिटी यानी वेग को दर्शाया जाए, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, वीटी ग्राफ भी कहते हैं। अभी हमने कौन सा ग्राफ देखा, ये था आपका एक्सटी ग्राफ, ठीक है, एक्सटी ग्राफ बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ को, और ये है आपका वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एक्सेलरेशन को किस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। अब जब भी हम वीटी ग्राफ की बात करते हैं तो वीटी ग्राफ में, वेग समय ग्राफ में जो स्लोप होता है, ठीक है, वेग समय ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या दर्शाता है, एक्सेलरेशन को। वहीं जब हम एक्सटी ग्राफ की यानी स्थिति समय ग्राफ की बात करते हैं तो इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी यानी वेग को दर्शाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वेग समय ग्राफ में जो है वो एक्सेलरेशन को दर्शाता है, वहीं एसटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेग को दर्शाता है। यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 वीटी ग्राफ है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें, इसे देख के आपको क्या पता चल रहा है। सबसे पहले हम पहले ग्राफ को देखते हैं, एक ग्राफ को। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो सीधी और ऊपर की ओर बढ़ रही, यानी ग्राफ कैसा है, सीधा है। तो इसका अर्थ क्या है, आप देख सकते हैं स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इसका अर्थ है कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ ए जो है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, और क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन कैसा है, एक समान है हर समय अंतराल में, और कैसा है, पॉजिटिव है, यानी इसमें क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, एक्सेलरेशन में बढ़ोतरी हो रही है। अब हम बी ग्राफ देखते हैं, तो बी ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके पास एक सीधा ग्राफ है, लेकिन जो ग्राफ है वो नीचे की ओर दिख रहा है, यानी घटता हुआ आपको दिखाई दे। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो मोशन है, गति है, वो है पॉजिटिव दिशा में, ठीक है, पॉजिटिव दिशा में है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है कैसा आ रहा है, कि वेलोसिटी घट रही है, तो इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट सी देखते हैं। तो अगर आप सी ग्राफ की बात करें, ठीक है, सी ग्राफ में भी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ए में भी कांस्टेंट है, बी में भी। ए में क्या हो रहा है, समय के साथ बराबर मात्रा में जो एक्सेलरेशन है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी वेलोसिटी क्या है, हो रहा है, बढ़ रहा है। सॉरी, एक्सेलरेशन सेम है और वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी बढ़ती जा रही है। बी में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी में क्या हो रही है, वो घट रहा है। थर्ड में भी क्या हो रहा है, जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो आपका नेगेटिव है, और जो मोशन है, जो आपकी गति है, मोशन है, उसकी दिशा भी कैसी है, नेगेटिव है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको v नेगेटिव दिख रहा है, यानी जो ग्राफ बना है वो 0 के नीचे बना है, और नीचे जो वैल्यू है v की, ठीक है, वो नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव में, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव में है, इसलिए जो मोशन है वो कैसा है, आपका मोशन नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो सी ग्राफ है ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं डी ग्राफ की। अब हम बात करते हैं डी ग्राफ की। तो डी ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की जो दिशा है वो, या एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, जो त्वरण है वो कैसा है, नेगेटिव है। और इसमें जो बदलाव आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं आप देख सकते हैं, सबसे पहले 0 से t पे क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोशन आपका पॉजिटिव है, लेकिन t1 पे क्या हुआ, आपका जो वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई। इसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, यानी मोशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डी ग्राफ से आपको ये यहाँ पे समझ में। तो यहाँ ये जो ग्राफ है इसमें क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बस एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव या पॉजिटिव है, ठीक है। और ये आपको किससे अच्छे से क्लियर होता है कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसके स्लोप्स, ग्राफ के स्लोप्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी पहले वाले में क्या हो रहा है, मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव दिशा में है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। बी है मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, बी में क्या है, मोशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि बी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। सी में है मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, मोशन क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि v क्या है, नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। डी है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव acceleration that changes direction at time t between time 0 to t1, it moves in positive x direction, and between t1 and t2 it moves to opposite direction। यानी आपका जो डी ग्राफ है वो, इसमें आपको ये पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, पहले जो एक्सेलरेशन है वो आप देख सकते हैं घट रहा है, ठीक है, 0 से t1 समय तक वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उसमें जो वो कैसे घट रहा है, कम होता जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर जो मोशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब जैसे ही वो t1 टाइम पे पहुंचा, ठीक है, तो क्या हुआ, फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया मोशन, यानी नेगेटिव मोशन हो गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ग्राफ है वो, जो आपका एक्स एक्सिस है उसके नीचे आ गया है, और जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो नेगेटिव में होगी। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया होगा कि वीटी ग्राफ से आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, और मोशन पॉजिटिव है और नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका वीटी ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है, जो उसका एरिया होता है वो क्या दर्शाता है। बेसिकली अभी हमने देखा कि जो वीटी ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण को दर्शाता है।
वहीं जब हम ग्राफ के नीचे के एरिया की बात करते हैं, जैसे कि आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, फिगर 2.4, ये क्या है आपका वीटी ग्राफ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका v है वो क्या है, कांस्टेंट है टाइम के साथ। इसका अर्थ क्या है कि v जो है वो समय के साथ बदल नहीं रहा है। यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि ग्राफ में स्लोप नहीं है, स्लोप जीरो है। इसलिए इस मोशन में जो कि यहाँ पे वीटी ग्राफ के माध्यम से दर्शाया है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अब इस लाइन के या इस ग्राफ के नीचे जो आपको ये एरिया मिलता है, ये जो एरिया है इस ग्राफ के नीचे, वीटी ग्राफ के नीचे, ये क्या दर्शाता है, ये विस्थापन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण को दर्शाता है, और ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। तो बच्चों आज हमने त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होता है ये समझा, एवरेज एक्सेलरेशन यानी औसत त्वरण क्या होता है इसको भी हमने समझा, साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि जो आपका एक्सटी ग्राफ है उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन यानी धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण क्या है, किस तरीके से दर्शाया जाता है, ये भी हमने जाना। हमने ये भी देखा कि जो वीटी ग्राफ होता है इसका जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन जो है उससे मिलता है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव कैसे पता चलता है ये भी हमने देखा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वीटी ग्राफ में जो के नीचे जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को दर्शाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जो है इस जो हमने यहाँ ग्राफ के माध्यम से हम जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, ठीक है, जो आपकी गति की जो समीकरण है उनको हम देखेंगे कि आप उसे किस तरीके से ड्राइव करेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।